Hey everyone, welcome to the channel. I hope you are all doing well. आप सब ठीक होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं पेंडिंग हैं जो जेकेएसएसबी ने बोला है कि वो जल्दी ही इनको कंडक्ट कराएगी एंड न्यू रिक्रूटमेंट भी लेके आएगी, ऐसा जेकेएसएसबी ने बोला हुआ है। सो आज से मैं एक न्यू सीरीज़ मैं बोलूँगी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी जीके जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो हम करेंगे एंड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे। सो आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ पेपर में आए हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स से भी मैंने लिए हुए हैं। So without any further ado, let's start the video. So the first question is, which is the 41st site from India which is included in the UNESCO World Heritage Sites? Shanti Niketan, Dholavira, Hoysala Temple Complex और रमप्पा टेम्पल। सो क्वेश्चन इज़ कि जो कौन सी साइट है इंडिया से जो एज 41st साइट जोड़ी गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। सो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो ये चारों ही ऑप्शंस जो हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आते हैं। बट 41st की बात करें दैट इज़ शांति निकेतन इसका राइट आंसर रहेगा। एंड इसके साथ एक और साइट 42nd साइट जो जोड़ी गई है वो है होयसाला के टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बाकी धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है उसमें आते हैं। एज यू ऑल नो 39th एंड 40th साइट है, 39th इज़ रमप्पा एंड 40th इज़ धोलावीरा। बाकी शांति निकेतन की पर्टिकुलरली बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल से बाकी और दार्जिलिंग भी है, सुंदरबन भी है। एंड इंटेंजिबल की बात करें तो दुर्गा पूजा को भी रिसेंटली उसमें जोड़ा गया है। एंड जो शांति निकेतन है ये वैदिक नॉलेज के लिए 1901 में इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, जो टाइटल इनको महात्मा गांधी जी ने दिया था। बाकी नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका है 1913 में, इनकी बुक आई थी गीतांजलि उसके लिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट शांति निकेतन। एंड होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो होयसाला डायनेस्टी ने इसको बनाया है। एंड जो होयसाला डायनेस्टी कर्नाटक और तमिलनाडु के एरिया में मिलती थी। एंड ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ ये कहाँ कर्नाटका में है। एंड इन टेम्पल्स का जो स्टाइल है वो होयसाला स्टाइल ही है। बेसिकली जो टेम्पल स्टाइल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नगारा स्टाइल होता है, एक द्रविडियन स्टाइल होता है। तो ये जो टेम्पल्स बनाए गए हैं द्रविडियन प्लस वैसा स्टाइल को मर्ज करके मिक्स करके बनाए गए हैं। सो इनको हम बोलते हैं होयसाला स्टाइल के टेम्पल्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज भागमती रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सो पूछा गया है कि भागमती रिवर कौन सी रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, गंगा की, नर्मदा की या कृष्णा की। सो सबसे पहले तो बागमती रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। द आंसर इज़ बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आया था। बिहार में बेसिकली ये जो बागमती रिवर है ये बहती है। एंड इस नदी में एक नाव पलट गई थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे। सो दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। एंड बाकी अगर गंगा के बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता ही ये लॉन्गेस्ट रिवर है एंड इम्पॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए। एंड ये अलकनंदा और भागीरथी रिवर को मिलके बनती है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यमुना रिवर जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। बोथ आर डिफरेंट। एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है लॉन्ग और क्या है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सेकंड लार्जेस्ट है एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। एंड इसका जो सोर्स है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। एंड ये ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ, प्रयागराज में। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो नर्मदा रिवर जो है इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये अमरकंटक पीक से निकलती है मध्य प्रदेश से। एंड ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। एंड बाकी रही हमारी कृष्णा की बात तो कृष्णा रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको कुछ भी पूछना है इन क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप यूट्यूब
पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सो ये मैंने आपको अभी बताया। अभी हमने डिस्कस किया नर्मदा रिवर को। सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, नर्मदा रिवर कि जो नर्मदा रिवर है वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। इसको रेवा एंड निर्बुड़ा भी इसका एक नाम है एंड ये अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पेनिनसुला की, और इसको साथ साथ इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी बोला जाता है। इस पे जो मेजर डैम्स हैं वो हैं सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है एंड महेश्वर डैम भी इसी रिवर पे है। एंड इसके अलावा इसके नर्मदा रिवर के ही अपर रीचेज में सिचुएटेड है कान्हा नेशनल पार्क। सो दैट्स अबाउट नर्मदा रिवर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माही रिवर के बारे में। अगर हम बात करें तो ये विंध्या रेंज से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी हमने अभी डिस्कस किया। थोड़ा आपको डिटेल में अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। लेंथ की बात करें तो 1401 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। एंड ओरिजिन है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है ये एंड आंध्र प्रदेश में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी कृष्णा रिवर के पे सिटीज़ की बात करें तो विजयवाड़ा जो सिटी है लार्जेस्ट सिटी है जो कि कृष्णा रिवर के बैंक पे है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर आर भीमा रिवर जो कि इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मूसी रिवर, हैदराबाद मतलब हैदराबाद जो है सिटी वो मूसी रिवर के बैंक पे है। एंड अनदर वन इज़ तुंगभद्रा, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। एंड एक जो बची हमारी गोदावरी, एंड गोदावरी रिवर जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। 1465 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है एंड ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो प्राणहिता है एंड अदर ट्रिब्यूटरीज आर इंद्रावती, पैनगंगा। These are some of the important tributaries of Godavari river. I hope this question is also clear. Let's move on to the next question. Next question is Sankri Devta Mela was celebrated in which district of Jammu and Kashmir? तो आपसे पूछा है कि जो सांकरी देवता मेला है वो रिसेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के, रामबन, उधमपुर, जम्मू या श्रीनगर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ उधमपुर। ये तो आप सबको पता ही होगा। उधमपुर में एक जगह है, एक विलेज है पंचारी विलेज जो कि एक टूरिस्ट विलेज भी है। एंड वहाँ पे एक जगह है मीर विलेज है, वहाँ पे ये जो सांकरी देवता मेला हर साल लगता है, 3 दिन का ये मेला होता है। सो वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जम्मू में बाहू मेला होता है, पुरमंडल मेला होता है एंड जीडी मेला होता है। जीडी मेला भी काफ़ी बिग सेलिब्रेशन होती है एंड जो बाबा जित्तो जी थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है। एंड किश्तवाड़ में पर्पल रेवोल्यूशन भी आई थी अभी, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the local name of river Jhelum in कश्मीर? कश्मीर में झेलम को किस नाम से जाना जाता है, उसका लोकल नेम क्या है? ऑप्शन इज वितस्ता, ऑप्शन बी इज विथ, सी इज अस्किनी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कश्मीर में जो झेलम रिवर है उसको बोला जाता है विथ इज़ अ लोकल नेम ऑफ रिवर झेलम इन कश्मीर। वितस्ता उसका संस्कृत या वैदिक नेम भी आप बोल सकते हैं। अस्कनी जो नाम है वो है चिनाब का। सो I hope this question is also clear. Let's move on to the next question. Next question is Jammu and Kashmir government is to declare which lake as an eco-sensitive zone? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया था एग्ज़ाम में। सो ये क्वेश्चन वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन सी लेक को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है? ए इज़ वुलर, बी इज़ डल लेक, सी इज़ मानसर। ओके, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ ओनली 3 ऑप्शंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डल लेक। डल लेक को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन में डाल दी है। बाकी ये तीनों ही जो हैं ये हमारी वेटलैंड्स में आती हैं। वुलर लेक, डल लेक, मानसर के साथ सुरिनसर लेक भी है, ये दोनों ही, ये सारी जो हैं वेटलैंड्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन चिनाब रिवर? इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब रिवर पर सिचुएटेड है? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, ऑल ऑफ द अबव है। ये सारी ही जो तीनों ही जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये चिनाब रिवर पे हैं। सलाल जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बगलिहार जो रिवर प्रोजेक्ट है ये रामबन में आपको मिलेगा, दुलहस्ती जो है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और तीनों ही किस पे हैं? चिनाब रिवर पे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? सो इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? ऑप्शन इज वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी इज हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन सी इज मैकॉले माइन्यूट्स 1835 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वुड डिस्पैच 1854। तो जो वुड डिस्पैच है 1854 में ये आया था, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये गवर्नर जनरल डलहौजी के टाइम में आया था, चार्ल्स वुड इसको लेके आए थे, एंड इसमें था कि एजुकेशन फॉर ऑल, सो दैट्स वाई इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। इसी ईयर जो फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल कॉलेज था वो उत्तराखंड के रुड़की में खोला गया था, जिसको आईआईटी रुड़की आज भी है वो के नाम से हम जानते हैं। हंटर कमीशन 1882 की बात करें तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। इसमें जो था प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई थी, प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट्स एंड एड्स दी जाती है, और वुमेन एजुकेशन को भी प्रायोरिटाइज किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज मैकॉले माइन्यूट्स 1835। सो इसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली इंडियंस को हायर एजुकेशन जो देनी थी उसके बारे में बात हुई थी, एंड इसमें 2 थॉट्स थे इंग्लिश जो लोग थे उनमें ही, जो एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे। जो एंग्लिसिस्ट थे वो बोलते थे कि जो इंडियंस को हायर एजुकेशन देनी है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही देनी चाहिए, एंड ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि नहीं, इनको जो हायर एजुकेशन है वो इनकी क्लासिक या फिर इनकी जो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज है उसमें इनको एजुकेशन हमें देनी चाहिए। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? ठीक है, इनमें से आपको बताने की कौन सी फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी? चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, एंड बरदौली 1928। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज खेड़ा सत्याग्रह। सो जो खेड़ा सत्याग्रह था वो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, सो खेड़ा जो है एक एरिया था गुजरात में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक वो था, रेवेन्यू कोड था गवर्नमेंट का कि अगर जो आपकी फसल है जो भी है, अगर वो 1/4 से कम होती है आपके टोटल प्रोड्यूस से, तो फार्मर्स को मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट जब यहाँ पे ऐसा हुआ, जब यहाँ पे जो इनकी फसल है वो नहीं हुई सूखे की वजह से, तो इनसे तब भी जो है टैक्स जो है वो मांगा जा रहा था। तो इसके अगेंस्ट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1918 में की थी, एंड ये जो था ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी गांधी जी की। बाकी अगर हम
ऑप्शंस की बात करें तो चंपारण जो सत्याग्रह ये 1913 में हुआ था एंड ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट थी गांधी जी ने जो चलाई थी। चंपारण जो है वो बिहार में है एंड इसमें अकम्पनी किया था इनको JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे एंड राजकुमार शुक्ला थे जो गांधी जी को बुलाने आए थे कि चलिए आप हमारी हेल्प करिए। यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम था एंड इनको बोला जाता था कि अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो ग्रो करना है इसके लिए। सो अदर ऑप्शन इज़ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी जो गांधी जी ने की थी। यहाँ पे जो बुलाया गया था गांधी जी को वो अनसुईया बेन थी, उन्होंने बुलाया था एंड यहाँ पे था कि यहाँ पे वेजेस बढ़ाने के लिए वर्कर्स चाहते थे उनकी वेजेस जो हैं वो बढ़ाई जाएँ और मिल ओनर्स इस बात को लेके मान नहीं रहे थे और मिल ओनर्स और वर्कर के बीच में डिस्प्यूट हो गया था एंड दैट्स वाई यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी ने की थी। सो बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये भी टैक्सेस को लेके ही हुआ था एंड इसको जो लीड किया था वो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था एंड यहाँ पे ही बरदौली सत्याग्रह के बाद ही उनको सरदार का टाइटल दिया गया था। टाइटल जो है वो गांधी जी ने दिया था। सो सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल जी को गांधी जी ने दिया कब? बरदौली सत्याग्रह के बाद और बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अनार्किल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट? कौन सा एक्ट है जिसको अनार्किल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोला जाता है? सो ऑप्शन ए रिलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि रोलैट एक्ट को ही हम अनार्किल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोलते हैं। इसका जो था इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है एंड इसका सिडनी रोलैट थे उनके नाम के बाद इसका नाम रोलैट एक्ट पड़ा है। इसमें था कि आप किसी भी पर्सन को विदाउट एनी ट्रायल आप 2 साल तक इम्प्रिजन करके रख सकते हो। यहाँ पे हमारा एक जो रिट सस्पेंड किया गया था वो था हैबेस कॉर्पस का एंड इसी को हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको बाई कैमरल सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है। सो और जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे डायकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें तो इसको मॉले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो जो है उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Let's move on to the next question. What is the primary function of ग्राफिक टैबलेट? ग्राफिक टैबलेट जो होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेइंग images on a screen, scanning documents, capturing hand-drawn sketches and graphics, and the option is D is playing video games. So the correct answer for this question is C, capturing hand drawn sketches and graphics. ठीक है। ग्राफिक टैबलेट जो होती है इसको आप फ़ोन या अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं एंड फिर जो भी आप उस पर लिखेंगे वो आपके फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो यही इसका प्राइमरी फंक्शन है किसका। एंड ये क्वेश्चन भी मैंने अभी रिसेंटली कोई पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से आया था, वहाँ से लिया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? ठीक है। तो आपको पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ACCDB। .ACCDB जो है फाइल एक्सटेंशन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए। जो ऑप्शन ए है .XLSX ये होती है एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। .PPTX होती है पावर पॉइंट की और .DOCX होती है वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड की। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर।
Let's move on to the next question. What is the shortcut key to start slideshow from current स्लाइड? अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हो, आप करंट स्लाइड से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, तो उस केस में आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं? Ctrl+F5, Ctrl+F4, Ctrl+F2। ठीक है, सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा Ctrl+F5 ऑप्शन ए। आपको अगर करंट स्लाइड से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+F5। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें Ctrl+F4, तो ये करंट विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड Ctrl+F2 यूज़ किया जाता है प्रीव्यू के लिए। Next question is which shortcut is used for subscript? अगर subscript हो गई, जैसे हम फॉर्मूलाज लिखते हैं तो H2O, तो वो 2 थोड़ा नीचे आता है, छोटा आता है, दैट इज सबस्क्रिप्ट। सो अगर आपको उस स्टाइल में कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं? Ctrl+Shift++, Ctrl+Shift+ इज इक्वल टू Ctrl+Shift+ इज इक्वल टू Ctrl+Enter। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सबस्क्रिप्ट के लिए वो रहेगा बी, Ctrl+ इज इक्वल टू ये शॉर्टकट की होती है अगर आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। Ctrl+Shift++ जो है ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है, एंड जो Ctrl+Enter होता है ये पेज ब्रेक के शॉर्टकट है। अगर हम Shift+Enter दबाएंगे तो वो लाइन ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो होती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो Alt+Tab शॉर्टकट इज यूज्ड। ठीक है, जो आपसे पूछा कि Alt+Tab जो शॉर्टकट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ऑप्शन ए स्विच टू नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम करंट वीडियो, ऑप्शन बी स्विच टू प्रीवियस वीडियो, ऑप्शन सी इज क्लोज एक्टिव विंडो, या फिर नन ऑफ द अबव। सो Alt+Tab अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट करंट विंडो से आप नेक्स्ट विंडो पे जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, स्विच टू नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें, अगर आपको प्रीवियस विंडो पे आना है तो Alt+Shift+Tab आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्टिव विंडो क्लोज करनी है तो उसके लिए आप 2 शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, तो Ctrl+W होता है, एक Ctrl+F4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो एक्टिव विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की जो PDF फाइल्स हैं वो अवेलेबल करा दी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।